मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने कहा ओम शांति ओम। ट्रंप ने कर दी हद, संयुक्त राष्ट्र को बताया नकारा। यूएन में उठी ट्रंप पर क्रिमिनल केस चलाने की मांग। जेलेंस्की बोले ट्रंप गलत, भारत युद्ध में हमारे साथ। जिनपिंग सरकार में पुरुषों से मांगा जा रहा खून। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में इजरायल और फिलिस्तीन का मुद्दा मुख्य चर्चा का विषय रहा। विभिन्न देशों के नेताओं ने गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध और फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर बात की। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो का भाषण खास रहा, जिसमें उन्होंने शांति और एकता का संदेश दिया। प्रोबोवो ने कहा कि भय, नस्लवाद और घृणा दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने गाजा में शांति के लिए इंडोनेशिया के 20,000 सैनिक भेजने की पेशकश की। उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में बड़ा योगदान देता है और शांति के लिए सैनिकों के साथ काम करने को तैयार है। प्रोबोवो ने इजरायल और फिलिस्तीन के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान का समर्थन किया, जिसमें दोनों देश स्वतंत्र और सुरक्षित हों। उन्होंने कहा कि हिंसा से समस्याएं नहीं सुलझती, बल्कि इससे और हिंसा बढ़ती है। अपने 19 मिनट के भाषण के अंत में प्रोबोवो ने ओम शांति 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 ओम नमो बुद्धाय और शालोम कहकर विश्व शांति का संदेश दिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जहां 28 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें से लगभग 90% मुस्लिम है। प्रोबोवो का ये भाषण शांति और सद्भाव का प्रतीक बना। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करते हुए इसे नाकाम संस्था बताया। उन्होंने यूएन के सामने दिए अपने 1 घंटे के भाषण में अपनी सरकार की जमकर तारीफ की और यूरोप को चेतावनी दी कि अगर वह अपनी प्रवासी और हरित ऊर्जा नीतियों को नहीं बदलेगा तो उसका विनाश हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि यूएन में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन यह युद्ध रोकने या बड़े काम करने में असफल रहा है। उन्होंने यूएन को खोखले शब्दों वाली संस्था कहा, जो समस्याओं का हल नहीं करती। हालांकि बाद में ट्रंप ने यूएन के नेताओं को भरोसा दिलाया कि अमेरिका इस संस्था का पूरा समर्थन करता है। उन्होंने अपनी नीतियों की तारीफ की, जैसे अमेरिका में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाना और अवैध प्रवास पर सख्ती करना। ट्रंप ने सुझाव दिया कि दूसरे देशों को भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने यूरोप के उदार प्रवासी नियमों और महंगी हरित ऊर्जा परियोजनाओं की आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि ये नीतियां यूरोप की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूरोप ने हरित ऊर्जा और खुले प्रवास को नहीं रोका तो उनके देश असफल हो सकते हैं। ट्रंप ने अपने भाषण में कुछ देशों की स्थिति को नर्क जैसा बताया और विश्व नेताओं से अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करने को कहा। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कड़ा रुख अपनाया। पेट्रो ने ट्रंप पर कैरिबियन सागर में नावों पर हमले का आदेश देने पर आरोप लगाया और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की। इन हमलों में 17 से ज्यादा निहत्थे गरीब युवा मारे गए, जिसमें कुछ कोलंबियाई हो सकते हैं। यह हमला वेनेजुएला के तट पर अमेरिकी सेना ने 3 नावों पर किया। ट्रंप ने इन्हें ड्रग तस्करी रोकने का अभियान बताया और यूएन में कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा ड्रग तस्करों को मिटा देंगे। ट्रंप ने दक्षिणी कैरेबियन में 8 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी तैनात की, जो सालों में सबसे बड़ी तैनाती है। इससे वेनेजुएला पर हमले की आशंका बढ़ी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने ट्रंप पर सत्ता उलटने की साजिश का आरोप लगाया। मादुरो ने हजारों नागरिकों को मिलिशिया में भर्ती किया ताकि देश की रक्षा हो। पेट्रो ने कहा कि अमेरिकी हमलों ने गरीबी से भागने वाले युवाओं को नुकसान पहुंचाया। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादन देश, ड्रग युद्ध में अमेरिका का सहयोगी रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कोलंबिया को भरोसेमंद साझेदार मानने से इनकार किया। हालांकि प्रतिबंध नहीं लगाए, पेट्रो की मांग ने कोलंबिया और अमेरिका के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदकर रूस यूक्रेन युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत और चीन को युद्ध के मुख्य फंडर्स बताया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इससे बिल्कुल असहमत है। उन्होंने कहा कि भारत ज्यादातर यूक्रेन के साथ खड़ा है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा, मुझे लगता है कि भारत हमारे साथ है। एनर्जी को लेकर कुछ सवाल हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसे संभाल सकते हैं। यूरोप को भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने चाहिए, हमें भारतीयों को अलग नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे जोर दिया कि यूरोप और भारत के बीच करीबी संबंध बढ़ रहे हैं। अगर भारत को अलग ना किया जाए तो वे रूसी एनर्जी सेक्टर पर अपना रवैया बदल देंगे। जेलेंस्की ने पूर्ण विश्वास जताया। चीन के बारे में उन्होंने कहा कि ये ज्यादा मुश्किल है
क्योंकि रूस का साथ न देना चीन के हित में नहीं है। जेलेंस्की ने ट्रंप की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दिखाया कि वे युद्ध खत्म होने तक यूक्रेन का समर्थन करेंगे। ट्रंप ज्यादा सकारात्मक है, वे यूक्रेन को अंत तक सपोर्ट करना चाहते हैं। हम सब युद्ध जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन नहीं चाहते। जेलेंस्की ने पुतिन की तुलना में ट्रंप के स्पष्ट संदेश की सराहना की। उन्होंने कहा, पुतिन जानते हैं कि वे हार रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं कि जीत रहे हैं। जेलेंस्की का ये बयान ट्रंप की टिप्पणी के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत चीन रूसी तेल खरीदकर खुद के खिलाफ युद्ध फंड कर रहे हैं। जेलेंस्की ने यूरोप से अपील की कि भारत को साथ रखे ताकि युद्ध शांति की ओर बढ़े। तो वहीं चीन के जिलिनहोत शहर में पुलिस ने सभी पुरुषों से खून के नमूने लेकर विशाल डीएनए डेटाबेस बनाने की घोषणा की है। इसका मकसद सार्वजनिक सुरक्षा और नागरिकों की जानकारी बेहतर करना बताया गया है, लेकिन इस कदम से निजता और कानून पर बहस चढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, न ही दुनिया में इसकी मिसाल है। खून के नमूने पासपोर्ट और आईडी से जोड़े जाएंगे ताकि गुमशुदा लोगों को ढूंढना और पहचान सत्यापित करना आसान हो। लेकिन चीन के गोपनीयता कानून के बावजूद ये नहीं बताया गया कि डेटा कब तक रखा जाएगा या लोगों के अधिकार क्या होंगे। केवल पुरुषों पर फोकस से लगता है कि YSTR टेस्टिंग होगी, जो परिवारों और अगली पीढ़ियों तक निगरानी बढ़ा सकती है। विशेषज्ञ चेताते हैं कि इससे जैविक हथियारों का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि Y क्रोमोसोम डेटा स्थिर होता है। ये कदम चीन के बायोटेक उद्योग को बढ़ावा देगा, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग अब सस्ती और तेज है। 2006 में फॉक्सकॉन के विवाद के बाद ये योजना मल्टीनेशनल कंपनियों को चेतावनी है कि चीन में बायोलॉजिकल डेटा संग्रह बढ़ रहा है। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।